नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त है मुकाबला का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई गर्मा गर्म बहस को सारी दुनिया ने देखा। ओवल ऑफिस में करीब 15 मिनट तक हुई शोर शराबे वाली उस बातचीत पर अमेरिका से लेकर दुनिया भर की मीडिया में चर्चा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इस बहसबाजी के बाद का परिदृश्य क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच जेलेंस्की का एक ट्वीट आया है, उसे सबसे पहले आपको बताते हैं, जिसमें अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों को संवारने की कोशिश जेलेंस्की की तरफ से की गई है। उन्होंने कहा, हम अमेरिका के समर्थन के लिए आभारी हैं। अमेरिका ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अमेरिका ने हमें जिंदा रहने में मदद की। हमसे ज्यादा कोई भी जंग खत्म करना नहीं चाहता। उम्मीद है राष्ट्रपति हमारे पक्ष में होंगे। पुतिन को रोकना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार कहा कि वे जंग रोक देंगे। उम्मीद है राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा ही करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ बुरा किया। खनिज डील का पहला कदम है सुरक्षा गारंटी। वो ये कह रहे हैं खनिज डील तो संभव है, लेकिन पहला कदम सुरक्षा की गारंटी है। ये शांति के लिए मैं यहाँ आया, हमारे लिए ये मुश्किल समय है। ये जेलेंस्की का वो ट्वीट है जो अब से थोड़ी ही देर पहले आया है। और थोड़ी देर पहले ये ट्वीट जो आया है उसको हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले ट्वीट करके उन्होंने बताया है। Very thankful to Americans for all your support. You did a lot. I'm thankful to President Trump and to Congress bipartisan support. And I was always very thankful from all our people. You helped us a lot from the very beginning during 3 years of full-scale invasion. You helped us to survive. We in Ukraine, we are in this war. We are in this battle, and battle for freedom for our lives. So I'm just telling that I think that we have to be on the same side, and I hope that the president on our side together with us, and that is very important. You know, just a ceasefire without security guarantees, this is so sensitive for our people. I'm speaking like a president of a people who are in this struggle 3 years, and they just want to hear that America on our side, and that America will stay with us, not with Russia, with us. That's it. But I'm sure that it will be. This is the first step to security guarantees. तो ये जो बहस हुई ट्रंप और जेलेंस्की के बीच, उसके बाद ये पहला बयान जेलेंस्की का है। ट्वीट और उसके बाद फिर बयान आया। उन्होंने अमेरिका का आभारी कहा है। उन्होंने कहा धन्यवाद अमेरिका। लेकिन आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो सवाल आपको बताते हैं कि चर्चा किस दिशा में हम ले जाएंगे। दरअसल सवाल यह कि दो राष्ट्रपतियों के बीच तू मैं का जिम्मेदार कौन है, जो कल कई मिनट तक चलता रहा। सवाल यह भी है कि अब आगे जेलेंस्की क्या करेंगे। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। साथ ही यूरोप का जुबानी सपोर्ट या खुलकर यूक्रेन संग आएंगे मित्र देश। ट्वीट तो आ रहे हैं, बयान तो आ रहे हैं, लेकिन क्या खुलकर के आएंगे। और चौथा सवाल ये, ट्रंप जेलेंस्की बहस अमेरिका के लिए आखिर क्या मायने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा इस सवाल को लेकर भी करेंगे, ट्रंप जेलेंस्की विवाद के बाद अब आखिर रूस क्या करेगा, रूस का रुख क्या रहेगा। क्योंकि जो पहला बयान सामने आया था रूस का, वो ट्वीट था जो पुतिन के सलाहकार हैं, और ये कहा गया था कि हिस्टोरिक, ऐतिहासिक। लेकिन ये विवाद कैसे हुआ वो जरा आपको दिखाते हैं, और व्हाइट हाउस के अंदर, ओवल हाउस में ये क्या हुआ दिखाते हैं आपको। First of all, during the war, everybody has problems, even you. But you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once?
this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about we are If speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of times thank you to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- That what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden who was not a smart person. This That is was your, with, this that is was with your Obama. president. It was your president. Excuse me. तो ये जो पूरी बहस आप देख रहे थे ये कल रात की है। उसके बाद पूरी दुनिया में इस बहस की चर्चा है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े। मेरे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पश्चिमी एशिया के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर धीरज कौल मेरे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर भरत बरई जुड़ रहे हैं, यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन। साथ ही अशोक सजनहार साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। प्रमित माकोड़ी जुड़ रहे हैं, ग्लोबल सिटीजन्स फोरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल डॉक्टर भरत बरई आपसे। पहला सवाल यह सर कि इस बातचीत और इस विवाद के बाद ज़ेलेंस्की ने कोशिश की, आज एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका का धन्यवाद, शुक्रिया, आभारी इतनी मदद देने के लिए। अब अगला आगे क्या देखते हैं, क्या भविष्य होगा सर? मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान किया है। अब आप जब व्हाइट हाउस आते हैं, अमेरिका ने आपको $350 बिलियन का आर्म्स दिया है। आप राष्ट्रपति ट्रंप से मिलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से मिलते हैं, तो जेंटलमैन की तरह बात करने के बजाय आप तू-ता करते हैं जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप आपका बिल्कुल बराबर है। देखो, वो अमेरिका आए हैं सपोर्ट के लिए, कंटिन्यूइंग आर्म्स, कंटिन्यूइंग फाइनेंशियल, और उसके साथ ये है ये हो वो बात करता है। उनको ने बिल्कुल बराबर बात नहीं किया। मेरा ख्याल है थोड़ा पैचअप तो करने का प्रयत्न करेंगे जी, लेकिन बेसिक तो प्रॉब्लम ये है कि उसको सीज फायर चाहिए कि नहीं चाहिए। यूक्रेन को सोल्जर्स का प्रॉब्लम है, यूक्रेन को पैसे का प्रॉब्लम है, यूक्रेन को आर्म्स का प्रॉब्लम है। यूरोपियन देशों और कनाडा उनको बता रहे हैं हाँ वो करो वो करो, किसी की ताकत नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, उनकी ताकत क्या है रशिया के सामने खड़े रहने की? जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टर्मर उसके साथ थे तो ट्रंप ने सीधा उसको सवाल पूछा कि अगर रशिया ने आपके पर अटैक किया तो आप खुद अकेले रशिया के सामने लड़ सकते हो? तो उनको भी चाहिए ज़ेलेंस्की को कि अगर अमेरिका ने पैसा और आर्म्स नहीं दिया तो वो लड़ सकते थे। फिर आपको ऐसा है कि भीख मांगने जाते हैं, आप मदद के लिए जाते हैं, तो जिसकी मदद आप चाहते हैं उसके साथ थोड़ा सलूकत से तो व्यवहार करो। तू-ता ऐसे करते हैं, उसके साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ता है। नहीं, आई थिंक ज़ेलेंस्की ने बहुत नुकसान किया है यूक्रेन को
अपने को और अपनी क्रेडिबिलिटी को। आप तो वहां मदद के लिए गए थे, सपोर्ट के लिए गए थे। अशोक सज्जनार साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, एक इसी कार्यक्रम में आपसे 2 दिन पहले हमने एक सवाल आपसे पूछा था और हमने कहा था कि जो यूरोप के सारे देश कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब हमें अपने लिए करना पड़ेगा, कल इस विवाद के बाद उनके यूरोप देशों के समर्थन तो आए, लेकिन क्या वो अमेरिका के सामने टिक पाएंगे? क्या अमेरिका की खिलाफत में जाकर के ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हो पाएंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप का सवाल बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो यूरोपीय देश हैं वो सहायता तो करना चाहते हैं और पिछले 3 साल या उससे भी ज्यादा से वो सहायता करते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जैसे अब बताया गया है, जो अगर अमेरिका ने करीब 130-140 बिलियन डॉलर दिया हो जी, तो इन्होंने करीब 120 बिलियन डॉलर दिया है। ये राष्ट्रपति मैक्रोन तो ये कह रहे थे उनके साथ जब उनकी मुलाकात हुई राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, जो 60% यूरोपीय देशों ने दिया है सहायता और 40% अमेरिका ने दी है सहायता। तो देखिए, वो प्रयास तो कर रहे हैं, चाहते हैं उनको यूक्रेन की सहायता करना, पर उनके लिए एक चैलेंज है क्योंकि पैसे की भी उनके पास कमी है, उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी इतनी ठीक नहीं है और उसके साथ उनके पास उतनी वेपनरी नहीं है जो कि अमेरिका के पास है, और जो कुछ था उन्होंने वो काफी हद तक दे दिया है। दूसरी बात है, इनके पास वो इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत है। अगर यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है तो उसको इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत है और वो ये यूरोपीय देशों के पास नहीं है। अब उन्होंने कहा है, चाहे ये जो नए जर्मनी के चांसलर हैं, फ्रीडरिक मेर्ज हैं या मैक्रोन हैं या स्टारमर हैं, या सभी ने कहा है, जो ये दे कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल, क्या लिखा हुआ है, जो इनको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और ये उसके लिए अग्रसर होंगे, परंतु ये कल परसों में होने की बात नहीं है, इसमें समय लगेगा। तो इसीलिए मैं समझता हूं आगे चलते हुए ये ज़ेलेंस्की अपने जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने में प्रयास करेंगे, और जो यूरोप के लीडर्स हैं जैसे मैक्रोन हैं और ये स्टारमर हैं जो अभी अभी अमेरिका होकर आए हैं, ये भी इनसे, राष्ट्रपति ट्रंप से और जेडी वैंस से, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और कहेंगे जो हमको एक साथ खड़े होना है और हमको एक साथ जो भी हमारे सामने जो दुविधा है, हमारे सामने जो चुनौती है, उसको हमने साथ में मिलकर जूझना है। ठीक है सर, मैं अगला सवाल आऊंगा तो आपसे करूंगा कि क्या अमेरिका इन सब बातों पर सहमत होगा तो कैसे होगा। प्रमित सर, मेरा सीधा सा बड़ा सवाल है कि ये जो बहस हुई कल, जिसके बाद पूरी दुनिया में चर्चा है, यूएस के इतिहास में पहली बार हुआ, आप लोग तो ज्यादा अनुभवी हैं, बता पाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन लगता है आपको? निश्चित रूप से आई थिंक जो इट वाज अनप्रेसिडेंटेड थिंग। अभी आज जैसा आपने कहा, अभी तक के इतिहास में ऐसा कभी देखने नहीं मिला, बट जैसे डॉक्टर भरत बराई साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की शुड हैव शोन मच मोर ग्रेटिट्यूड दैट व्हाट ही हैज शोन टुडे। he should have done been more humble। तो जिसकी मदद से आप युद्ध लड़ रहे हैं, जिसने आपको 200 इट इज गोइंग फ्रॉम 150 बिलियन टू 350 बिलियन, जब इतनी मदद आपको अमेरिका से मिल रही है और उसके बाद आप अमेरिका में आकर अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने जिस तरह से बहस कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से अनुचित था। ये आज अमेरिकन मीडिया में भी बड़ी उसकी एक तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है। अमेरिका इज डेफिनेटली पॉलिटिकली पोलराइज्ड, तो उसकी वजह से कुछ समर्थन ज़ेलेंस्की को मिलेगा, बट बाय एंड लार्ज लोगों को लग रहा है कि ज़ेलेंस्की शुड हैव शोन मोर ग्रेटिट्यूड। ज़ेलेंस्की को बड़े हम्बल तरीके से पेश आना था, जिसके पूर्ण रूप से, जिसकी मदद के बिना आप युद्ध लड़ ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते, और आगे की व्हाट द पाथ फॉरवर्ड आल्सो इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, द प्रेसिडेंट। इसकी वजह से निश्चित रूप से आई वुड से कि ज़ेलेंस्की इज मोर रिस्पांसिबल फॉर व्हाटएवर हैज हैपेंड टुडे। इट हैड बीन मोर सिविल, ज्यादा बेटर रहता, बट ये ज़ेलेंस्की की जवाबदारी हम कहेंगे कि इसमें पूर्ण रूप से। ठीक है, बड़े साफ साफ शब्दों में आपने कहा। डॉक्टर धीरज कौल, आप तो दोनों को जानते हैं, ज़ेलेंस्की को भी जानते हैं, ट्रंप को भी जानते हैं, रहते आप अमेरिका में हैं, यूक्रेन का कई बार आप दौरा कर चुके हैं, क्या हो गया, ये क्या होना था और क्या हो गया? देखिए, मैटर ऑफ फैक्ट मैं न्यूयॉर्क बेस्ड हूँ और पेंसिल्वेनिया एज वेल, और पेंसिल्वेनिया में जो डेमोक्रेट वोटर्स, स्विंग वोटर्स हैं, उनके काफ़ी जेंजी और यंग यूथ के लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा था। हमने इसका डाटा भी देखा है, जिसके अंदर
क्वालिटी जॉब उसमें से एक था, लेकिन एक बहुत बड़ा था युद्धों को रोकना। और उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे मिडिल ईस्ट के लोगों ने भी, बिलीव इट और नॉट, इस पे वोट ट्रंप को दिया और काफ़ी स्विंग वोट हुआ और पेंसिल्वेनिया वाज द डिसाइडिंग क्राइटेरिया। और पेंसिल्वेनिया के अंदर अब रिपब्लिकन पार्टी ग्रो कर रही है और वो इसको फंडामेंट को लूज़ नहीं करेगी। और ट्रंप की जो ट्रंप 2.20 की आप देख रहे हैं, वो आते ही डे 1 से फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। जो जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही बोला था मैं ये स्टूपिड वॉर को रोकूंगा, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्लियरली बोला था ज़ेलेंस्की आते हैं झोला लेकर, व्हाइट हाउस से सामान लेके चले जाते हैं, ही इज़ द बेस्ट सेल्समैन। ये उनकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं। दूसरी स्टेटमेंट थी कि जो गाज़ा की वॉर है वो रुकनी चाहिए, वहाँ पे जो हॉस्टेज को रखा है उसको इमीडिएट रिलीज करना चाहिए, और उस पर वो बहुत अच्छा एक्शन कर रहे हैं। कामयाब भी रहे थोड़ा बहुत हिकअप्स हैं, लेकिन अगर आप देखें मच बेटर, वर्ल्ड में ग्लोबल पीस आ रहा है। और ज़ेलेंस्की का कहीं ना कहीं करप्शन के भी इश्यूज आए थे पीछे आर्मी के, और अभी उनकी पॉपुलैरिटी भी गिर रही है। तो कहीं ना कहीं आप समझिए इस बात को कि आप एक कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, कंट्री बनती है लोगों से, आप लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पूरी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया। मैं यूक्रेन जा चुका हूं बहुत बारी, रशिया भी। लेकिन सर अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा की गारंटी दे दो, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है अगर अपने देश के लिए सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जिस टोनर, जिस एटीट्यूड के साथ वो व्हाइट हाउस में घुसे और उनको प्रेसिडेंट ट्रंप को एट पावर रख के जैसे निगोशिएशन कर रहे थे, और उनको बता रहे हैं कि ये कार्ड की, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्चुअली बहुत पेशेंस दिखाया। कोई और प्रेसिडेंट होता शायद बहुत पहले इंटरवीन करता, और जेडी वेंस उन्होंने भी बीच में बोला। एट द एंड ऑफ द डे ट्रंप चाह क्या रहे हैं? लोगों की जिंदगी बचाना। मैं एक फिजिशियन हूँ, हमारे डेकेड्स लग जाते हैं एक एक लाइफ बचाने के, आर्ट सीखने का। बुलेट 1 सेकंड में इंसान की जान ले लेती है। वहाँ पे 700,000 डेथ्स हो चुकी हैं यूक्रेन में, अगर आप अनऑफिशियल नंबर देखें। ऑफिशियली तो ये लोग 70,000 200,000 बोलते हैं। रशिया में भी तो दोनों तरफ से यंग लोग मर रहे हैं, उनके पास मैन पावर नहीं है। अब दूसरी जगह से वो लोग मैन पावर मांग रहे हैं। और अमेरिका की जो $350 बिलियन की जो सपोर्ट एंड एड जा रही है, हमारी कंट्री, खुद ट्रंप ने अभी बोला $35 ट्रिलियन का हमारे पास डेफिसिट है। उनका एक गोल है, वो डेफिसिट को भी कट करना चाह रहे हैं। और ये कोई कंस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, ये डेथ एंड डिस्ट्रक्शन लीड करती है। अब हमें ये बताइए, मैं जाकिर साहब के पास जाऊं, ट्रंप का जो नेचर है वो आगे कैसा रिएक्ट करेंगे? मैं धीरे धीरे मैं फिर जा रहा हूँ दूसरा सवाल लेके। हाँ, जल्दी से। ट्रंप का जो नेचर है, मुझे ये लगता है वो बहुत ही अच्छे निगोशिएटर हैं, वेरी वेरी गुड। और वो मुझे लगता है इसको पर्सनली लेके, लेकिन इस वॉर को वो इमीडिएट स्टॉप करने में जो भी लगेगा वो करेंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड में एक पीस ऑर्डर रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं ताकि ग्रोथ आए। 2 वॉर्स के साथ हमने कोविड स्टोरी देखी है, 2 वॉर्स, इतनी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हो रही है, उसको रोकेंगे तब तो जब हम जाके एआई के अंदर प्रोग्रेस करेंगे। मैं खुद उस एरिया में काम करता हूं। आप ये कह रहे हैं कि युद्ध रुकना चाहिए, उसकी दिशा में आगे क्या होगा सर? देखिए, ये एक तरफा मुझे लग रहा डिबेट है, लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो इसकी प्रॉब्लम की इनिशिएशन अमेरिका ने किया है। ज़बरदस्ती जो है यूक्रेन को ऐसा इंसेंटिव दिया कि वो नेटो को ज्वाइन करे 2008 में। 1990 में यह तय हुआ था, 2 एग्रीमेंट हुए थे कि यूएसएसआर का जो है खंडन होगा, और दूसरा ये है कि नेटो का ईस्टवर्ड जो है एक्सपेंशन नहीं होगा। लेकिन 2008 में अमेरिका ने ही जो है यूक्रेन को परसुएट किया और उसके न्यूक्लियर वेपन को भी ले लिया। और उसके बाद जब चीज़ें बढ़ने लगी तो अमेरिका 2 पार्टी में डिवाइड हो गया। बाइडन साहब उनके डीप स्टेट जो है उससे बेनिफिट उठा रहे थे। आर्म्स इंडस्ट्रीज़ को देखिए, जो है यूएस की सबसे ज़्यादा जो 160 से 200% जो है इनका राइज हुआ, आर्म्स बहुत बेचा। दूसरी तरफ जब ये ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने कह दिया कि 20% जो तुम टेरिटरी लूज़ कर गए उसको छोड़ दो, 5% जो है दुनिया का पूरा जो है वहाँ पे मिनरल है वो भी लूज़ कर दो। और कहीं ना कहीं ट्रम्प और एलन मस्क और प्राइवेट कंपनीज और पुतिन साथ मिलके वहाँ पे एक बिजनेस की बात करने शुरू कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर इस ग्राउंड पर देखते हैं तो ज़ेलेंस्की का ये जो पॉइंट है, बात तो उनकी करने के अंदाज तो गलत था। वो बहुत काफ़ी गुस्से में लगे, क्योंकि 50 मिनट की मीटिंग में 40 मिनट क्या हुआ ये नहीं दिखाया जा रहा है। शायद उस 40 मिनट में पेशेंस के साथ ज़ेलेंस्की सब कुछ सुनते रहे हैं, और आखिर के 10 मिनट में इनका गुस्सा फूट पड़ा और ये चीज़ें सामने आई। और मैं ये भी जानता हूँ कि ज़ेलेंस्की कोई जो है ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ये भी सारे प्रोटोकॉल को जानते थे, और 3 साल से लगातार पिलर टू पोस्ट हर एक आदमी के पास दौड़े कि इसमें इंसाफ होना चाहिए, और इसमें जो है यूक्रेन का लॉस हुआ है। नहीं, लेकिन जाकिर साहब, अपनी एक बुद्धि होती है, अपना एक दिमाग होता है। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने शुरू कराया, फिर अमेरिका ने हाथ पीछे कर लिया। साहब, अपना भी दिमाग होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये तो आप अपने आप से फैसला ले सकते हैं ना। आप कोई बच्चे तो है नहीं, आप एक राष्ट्र को चला रहे हैं। जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन जो है अमेरिका जिस तरीके से
अपनी की वर्चस्व अपना जो है वो एक लीडरशिप दिए हुए था, अश्योर किए हुए था, वर्ल्ड पावर है, हम सबको प्रोटेक्ट करेंगे, अम्ब्रेला दिया हुआ था, उसके तहत सारी चीज़ें हो रही थी। अब लेकिन मुझे लगता है इस घटना के बाद यूरोप फिलहाल कुछ देर के लिए बैकफुट पे आएगा, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट डिफेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएगा और शायद अमेरिका को उससे निगोशिएट करने में थोड़ी सी पोजीशन। मैं डॉक्टर धीरज आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उमाशंकर हमें बड़ी खबर बताएंगे। वो ये बता रहे हैं कि यूके पहुंच गए हैं ज़ेलेंस्की, और वहां क्या बातचीत होनी है? उमाशंकर, क्या अपडेट है? जी देखिए, यूके में लैंड कर चुके हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, और रविवार को जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है वो होना है, जिसमें कि तकरीबन 13 यूरोपीय देशों के जो नेता हैं वहाँ पे मौजूद होंगे, और इसके अलावा बाकी भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो अभी जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें अब क्या रास्ता हो सकता है, इस पे तो विचार होगा ही। लेकिन साथ ही ये भी देखने की बात है, मैं सुन रहा था डॉक्टर जाकिर साहब ने तो बिल्कुल जड़ से चीज को पकड़ने की कोशिश की है। जहां तक एक तरफा तरीके से ये बता देना कि ज़ेलेंस्की की गलती है, अगर उस पूरे 50 मिनट के वीडियो को पूरी तरह से देखा जाए, जो कि मैंने कई बार देखा है, उसमें आप 40 मिनट तक की बात देखेंगे तो देखेंगे किस तरीके से ज़ेलेंस्की अपनी बात कह रहे हैं। वो उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं जो जिन बच्चों का किडनैप किया गया, उनके मुताबिक रूस किडनैप करके अपने यहाँ ले गया है, जो बंदियों को छोड़ा है उसको किस हालत में छोड़ा है। इन सब बातों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और बार बार इस बात को लेकर जोर दे रहे थे कि जो युद्ध का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो रूस को करनी चाहिए, और जो यूरोपीय देशों में जो संपत्ति, जो एसेट्स रूस के फ्रीज किए गए हैं, उससे इसकी भरपाई हो सकती है। और इन तमाम बातों को राष्ट्रपति ट्रंप भी जो है वो बिल्कुल संयम के साथ सुन रहे थे, और ज़ेलेंस्की भी राष्ट्रपति की बातों को, ट्रंप की बातों को बहुत ही संयम के साथ सुन रहे थे। ये जो मामला बिगड़ा है वो तब बिगड़ा है जब जेडी वेंस ने इंटरवीन करते हुए डिप्लोमेसी की बात की है, और ये बताने की कोशिश की है कि कैसे जो बाइडेन जो है वो गलत तरीके से सीना ठोक कर अपनी बात कह रहे थे, लेकिन जमीन पे वो कुछ नहीं कर रहे थे। अब राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। इसके बाद जो है ज़ेलेंस्की ने पूछा कि जेडी वेंस से पूछा कि क्या आपसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा पूछिए। उन्होंने ये कहा कि आप किस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने 2014 से लेकर 2022 तक का हवाला दिया, तमाम राष्ट्रपतियों की बात की, और कहा कि 2019 में जो हमने एक समझौता किया था पुतिन के साथ कि कोई वो आक्रमण नहीं करेंगे, उसके बाद भी 2022 में आक्रमण किया, हमारे लोगों को मार रहे हैं, और आप कह रहे हैं डिप्लोमेसी की बात। यहाँ से वो ट्रिगर पॉइंट था जहाँ से जो पूरी बातचीत है वो पटरी से आगे चली गई। और जो अगर आप बात करें कि तीखे रवैये की, तो जेडी वेंस का रवैया भी तीखा था, और जेडी वेंस के अगर पुराने आप ट्वीट उठा के देखें वो क्या कहते रहे यूक्रेन को लेकर। उनसे पूछा ज़ेलेंस्की ने कि आप कभी यूक्रेन आए हैं कि आप इसकी बात करें? उन्होंने कहा कि मैंने पूरी रिपोर्ट देखी है, मुझे सब कुछ पता है। तो जो एक अगर डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल या एक संयम को तोड़ने की बात है तो दोनों तरफ से हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप का आप देखें, बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक बार तो उन्होंने टच किया जिसको लेकर अमेरिकी मीडिया में सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में इस तरह के मजाक चल रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर कि ज़ेलेंस्की आने के पहले वो होमवर्क करके आते, और आते ही कहते कि यूक्रेन का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान आपके लिए लेकर आए हैं और आपको हम वो मेडल देते हैं। ये फरीद ज़कारिया जैसे जो पत्रकार हैं वो अमेरिका में बैठकर इस सब तरह की बातें कहकर ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं, और खुद उनकी पार्टी और खासतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर्स हैं, हालांकि ठीक है ये पॉलिटिकल डिवीजन है, तो अभी मौका मिल गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि रूस के साथ अपने आप को खड़ा दिखा दिया ट्रंप ने, तो नुकसान फौरी तौर पे यूक्रेन का जरूर होगा। अभी जो बहस हुई है, लेकिन दूरगामी तौर पे अमेरिका का भी इसमें बहुत कुछ स्टेक पर है। आने वाले दिनों में सिचुएशन अनफोल्ड होगा, लेकिन जिस तरीके से एक बुलिंग करके एक तरह से अपने आप को थोप कर आगे बढ़ने की कोशिश, अपनी शर्तों के साथ वो करने की कोशिश कर रहे थे, ज़ेलेंस्की ने उसके लिए ना कर दिया, और वो जाहिर सी बात है कि खामियाजा उठाने को तैयार है। उनके जो नए ट्वीट्स आए हैं उन्होंने जरूर कहा है कि सिक्योरिटी गारंटी जो है वो जो रेयर अर्थ डील होना है उसका पार्ट है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है कि आगे बढ़कर अमेरिका को सिक्योरिटी की गारंटी देनी पड़ेगी। तो जो आप ज़ेलेंस्की के पॉइंट देखें काफी तार्किक और वैलिड पॉइंट है। बाकी बहस जो है वो होती रहेगी कि किसने कहाँ गलती की, लेकिन ज़ेलेंस्की अपनी बात पूरी तरह से कह गया, और एक बहुत बड़े हिस्से में दुनिया के उनकी तारीफ हो रही है। बिल्कुल। डॉक्टर भरत बरई, पहले आपने कहा कि भाई हथियार भी ले लो, जो जरूरत है वो भी ले लो, और युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बाद में 3 साल बाद आप कह रहे हो कि युद्ध विराम कर दो, खत्म कर दो, सिक्योरिटी की गारंटी भी नहीं, नाटो में भी शामिल नहीं करेंगे। तो ज़ेलेंस्की की इसमें क्या गलती है? ज़ेलेंस्की की गलती रियलिटी तो उनको देखना चाहिए। 3 साल से युद्ध चल रहा है, उसके पास सोल्जर्स की अभी तो कमी हो रही है, हथियार नहीं है, और वो कैसे सोचते हैं कि वो रूस के सामने लड़ेंगे और जीतेंगे। देखो, जब लड़ाई होता है तो रियलिस्टिक होना चाहिए कि मैं जीत सकता हूँ उसमें, वो नहीं जीत सकते। इतने हजारों आदमी मर गए हैं, तो कोई भी देश पूछेगा, अमेरिका के नागरिक पूछेंगे
कि आप उसको 5 साल देंगे, 10 साल देंगे, 15 साल देंगे। ऑल वॉर्स हैव टू एंड बाय निगोशिएशन। तो अभी ये समय आ गया है, ट्रंप ने बोला है कि भाई तुम बैठ जाओ। अच्छा देखो, जो क्राइमिया है वो क्राइमिया कभी यूक्रेन का नहीं था। 1954 में रशिया ने यूक्रेन को एडमिनिस्ट्रेशन दिया था क्योंकि यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था। तो वो बात उनकी बराबर अलग बराबर नहीं है कि हमारे पास क्राइमिया ले लिया। क्राइमिया कभी यूक्रेन का था ही नहीं। 1956 से 1991 तक उसका कंट्रोल रहा, और जब वो सोवियत यूनियन से निकल गए तो रशिया बोलता है कि ये तो हमारा था प्रॉपर्टी, हमने आपको दिया था क्योंकि हम आप हमारे साथ थे सोवियत यूनियन में। अब आप सोवियत यूनियन में नहीं है तो जो क्राइमिया हमने आपको दिया था वो हमको वापस दे दो। तो जो ज़ेलेंस्की वहां से साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे उसकी कोई वैलिडिटी है नहीं। दूसरा, इतने आदमी मर गए हैं, उसके पास नहीं पैसा है, उसके पास नहीं आर्म्स है, तो फिर उसको निगोशिएशन तो करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, निगोशिएशन करना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। मैं आऊंगा आप अशोक सज्जनहार साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे। अब यूएस से निकलने के बाद वो पहुंच गए यूके। अब चूंकि विवाद हो चुका है, अमेरिका का रुख बहुत साफ है, तो यूके में भी क्या इस तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ज़ेलेंस्की को? क्योंकि अब यूके हो सकता है कि अलग तरह से रिएक्ट करे अब तक जो उसकी पोजीशन थी। जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे, मैं पहले थोड़ा सा ये कहूंगा, कुछ शब्द कहूंगा जो कि आपका पहला अभी डिस्कशन होता रहा है। बिल्कुल सर, जो बिल्कुल। इसमें किसकी गलती थी, मैं समझता हूं दोनों की गलती थी। परंतु इस में जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कहते हैं जो सबसे ज्यादा सीज फायर अगर कोई चाहता है तो वो यूक्रेन चाहता है, क्योंकि युद्ध वहां हो रहा है, लोग वहां के मारे जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं, वो सीज फायर चाहते हैं, पर वो एक फेयर और जस्ट ड्यूरेबल सीज फायर चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जो कुछ भी है 20% अगर उन्होंने एरिया रूस ने ले लिया है तो आप जहां पर डॉटेड लाइन है उस पर आप दस्तखत करवा ले। तो इसीलिए वो सिक्योरिटी गारंटीज की बात करना चाहते थे, वो सब्सटेंटिव चीजों। मेरे विचार से गलती जो ज़ेलेंस्की से हुई, देखिए ये वाली सब चीजें होती हैं, डिप्लोमेसी में ये चीज होती है, जो ये वाली सब बातें आप मीडिया के सामने नहीं करते हैं, ये बिहाइंड क्लोज डोर होती हैं। अब उन्होंने कहा, ये उनको मौका मिला है जो सभी के सामने अपना एक केस अमेरिका की जनता के सामने वो पेश करें, तो उन्होंने वहां पर वो कहना शुरू कर दिया। और फिर जब उन्होंने कहा, पुतिन को उन्होंने कहा, किलर कहा और टेररिस्ट कहा। जी, तो ये अब राष्ट्रपति ट्रंप इसको सहन नहीं कर पाए, क्योंकि वो अब चाहते हैं जो मुझे मेरा पुतिन के साथ, रूस के साथ बड़े अच्छे संबंध हो। तो इसीलिए जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, ही इज विलिंग टू थ्रो ज़ेलेंस्की अंडर द बस, जिससे कि उनका अपना जो वो है। परंतु देखिए एक चीज मैं और कहूंगा, और फिर मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। जो देखिए राष्ट्रपति ट्रंप अपने को कहते हैं मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ द डील। अगर ही सच अ मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ द डील, तो खाली इस चीज पर जेडी वैंस कहते हैं आपने हमको शुक्रिया नहीं कहा, हैव यू एवर सेड थैंक यू टू अस इन दिस मीटिंग? तो कहता है मैं थैंक यू बोल दूं। बस इसी के बात पर जो यू आर डिसरिस्पेक्टफुल, आपने हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, उनको आपने बाहर कर दिया। और जो डील आपके फायदे की है, मिनरल डील जो कि वो चाहते हैं, उसको उन्होंने साइन नहीं किया। आपके प्रश्न पर मैं आऊं, देखिए जो भी जैसे ही हुआ, सभी यूरोपीय देशों ने, ये मैंने पहले भी कहा, सभी यूरोपीय देशों ने मिलकर उनका समर्थन किया है। और सभी ने ये कहा है, चाहे वो फ्रांस हो, यूके हो, जर्मनी हो, छोटे छोटे देश, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, स्पेन, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह, सभी ने कहा है जो हम सहायता करेंगे। मेरे विचार से वहां पर अब जो जाते हैं, तो पहले तो उन्होंने सोचा होगा, केर स्टारमर ने जब ये मीटिंग की थी, कॉल किया था, तो उन्होंने ये सोचा होगा जो इसका अब ये मुलाकात हो चुकी है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की और राष्ट्रपति ट्रंप के, मिनरल डील साइन हो चुका है, अमेरिका थोड़ा सा ज्यादा और एक्टिवली एंगेज होगा यहाँ पर यूक्रेन में। परंतु अब ये नक्शा एकदम बदल गया है, और मैं समझता हूं जो इसके बारे में बात होगी, परंतु राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, क्योंकि वो यूक्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तक अगर वो बदले नहीं जाते हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से उनके अपने देश में भी ये एक बात उठेगी
जो अगर वो और नेताओं के साथ जिनके साथ वो मिलकर काम करना चाहिए, अगर वो काम करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं तो फिर उनको बदलना चाहिए। परंतु यूरोपीय देशों के नेताओं का जो रुख है मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आने ठीक है। वाला है। उमाशंकर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए यूक्रेन जो है काफी दिक्कत में है। वहां पे युद्ध 3 साल से चल रहा है, ये सभी जानते हैं, और यूक्रेन अपने बूते नहीं जीत सकता, ये सभी जानते हैं। और तभी यूक्रेन लगातार अमेरिका की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहा है, और इसलिए ज़ेलेंस्की जो है वो व्हाइट हाउस पहुंचे भी थे, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स डील होगी उसके एवज में उनको किसी न किसी तरह की सिक्योरिटी गारंटी मिल जाएगी। क्योंकि ट्रंप की जो भाषा शैली है उसमें वो पहले भी एक बात कह चुके हैं कि जब हम वहाँ प्रेजेंट होंगे, यानी कि जब माइंस को दोहन के लिए वहाँ पे हमारी कंपनी या हमारा तंत्र मौजूद होगा, तो एक तरह से सिक्योरिटी गारंटी जो यूक्रेन को है वो मिल जाएगी। लेकिन ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि एक फॉर्मल तरीके की सिक्योरिटी गारंटी हो और सीज फायर के पहले इस तरह की बात हो जाए। ये नहीं कि आपने जो फ्रंट लाइन है उसको फ्रीज कर दिया, जो जमीन चली गई वो चली गई और नेटो का मेंबरशिप भी नहीं मिल रहा, तो आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है कि अगर ट्रंप की बात सुन लें तो उनके हिसाब से चले तो भी यूक्रेन का नुकसान है, और ट्रंप की बात ना सुने, उनको अगर उनके साथ लॉजिकल एक अपना पॉइंट उठाएं तो फिर ये है कि अमेरिका सब कुछ बंद कर देगा और अब जो है यूक्रेन को जो है खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बीच की राह क्या हो सकती है, इसी को निकालने के लिए ट्रंप ने बयान भी दिया, माफ कीजिएगा, ज़ेलेंस्की ने फॉक्स टीवी पर ये बयान भी दिया है, और उसके बाद 14 ट्वीट्स का एक जो सीरीज है वो भी जारी किया है, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि क्या उम्मीद है यूक्रेन की। अब जहां तक बात कल होने वाले सिक्योरिटी समिट की है जो कि लंदन में हो रहा है और जहां पे यूरोप के तमाम देश जुट रहे हैं, तो इसमें ये देखा जाएगा कि पहले की जो स्थिति थी वो थोड़ी अलग थी। अब अमेरिका का रुख, खासतौर पे ट्रंप का रुख जिस तरह से निकलकर सामने आया है, ऐसे में यूरोप को ये डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइनिंग मोमेंट है उनके लिए कि अब कितनी जल्दी एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाए। ये बात सभी जानते हैं, सभी जानकार बता रहे हैं, सभी वरिष्ठ हैं, सभी बता रहे हैं कि ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, ये व्यवस्था बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन उनको सोचना कम से कम अभी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपीय देशों के बीच भी कई मामलों में एका नहीं है। कुछ चाहते हैं कि आर्थिक मदद बहुत ज्यादा बढ़ा के की जाए, एस्टोनिया जैसे जो देश हैं, जो बाल्टिक कंट्री है और जिसको रूस से डायरेक्ट खतरा नजर आता है, लेकिन वहीं जो रूस की सीमा से दूर बैठे देश हैं उनको लगता है कि इतना पैसा क्यों खर्च करना। तो इन सब मतभेदों से ऊपर उठकर यूरोप को एकजुट होकर सामने आना पड़ेगा और वैकल्पिक व्यवस्था की बात करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर उनको मदद चाहिए, और जो जैसा कि जानकारों ने यहाँ कहा भी है कि वो किस तरह से नए ढंग से अप्रोच करें, यूरोप को साथ लेकर अप्रोच करें कि ट्रंप जो है वो दोबारा से बातचीत की टेबल पर आए यूक्रेन के साथ और डील की बात को आगे बढ़ाएं। ठीक है उमाशंकर, मैं लौटूंगा आपके पास। परमेश सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं, उमाशंकर जो कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। भाई, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जब तक अमेरिकी धरती पर थे तब तक तो बातचीत करना आसान था। अब वो अमेरिकी धरती पर नहीं है, अब वो पहुंच गए यूके, और वो पहले ये चाहते हैं कि बातचीत की हो, तो ज़ेलेंस्की की बात तो अब ट्रंप मानने से नहीं रहे अभी फिलहाल, आज की तारीख में। कल क्या होगा पता नहीं। इसमें मीडिएटर कौन हो सकता है, कौन मध्यस्थता कर सकता है कि फिर से बातचीत हो? देखिए, इंडिया कैन डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो पिछले 11 साल से जो एक लंबा टर्म रहा है, ही हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद ऑलमोस्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स। ट्रम्प साहब के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, पुतिन और ज़ेलेंस्की से भी उन्होंने कई बार बात की है, और मैक्रोन के साथ एक विशेष नजदीकी आजकल कुछ सालों से हमें दिखाई दे रही है। तो ही कैन डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सीज़फायर एंड टू ब्रिंग एवरीबडी once again back to the table, because both of them, President Trump and Modi ji, when he was here just 3 weeks ago, they were very clear that war should stop, business should be on the front, और जब तक war खत्म नहीं होगा तब तक business की बातें उतनी नहीं हो सकेंगी। और President Trump ने भी उन्हें बहुत ही clear शब्दों से कह दिया था कि this time not just to our Prime Minister but to all the European leaders as well, that his policy and his viewpoint is very clear. America first is going to be the main consideration of President Trump, and that's what he is right now looking at, कि भाई युद्ध खत्म हो, और अमेरिका ने जो $350 बिलियन का अभी तक खर्चा इस युद्ध में किया है, उसका अमेरिका किस प्रकार से वापस किसी न किसी प्रकार से एक रिटर्न ले सके, एंड दैट इज द मैसेज दैट ही इज वेरी मच क्लियर विद ऑल द यूरोपियन पार्टनर्स। डॉक्टर धीरेन्द्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसने कहा कि एक बार पूरी चर्चा हो जाए फिर अपनी बात कहिए। देखिए, मैं उसी बात पे आऊँगा। अभी तो हम एक हिडन कॉस्ट नहीं समझ पा रहे। ह्यूमन लाइफ और हैंडीकैपेसिटी की तो अलग कॉस्ट है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट तकरीबन एज ऑफ 3 days अगो जो UN का डाटा है $506 बिलियन, क्लोज टू $500 बिलियन से निकल चुका है।
और जो एसिड्स की बात कर रहे हैं, रेयर मिनरल्स और रेयर एलिमेंट्स जो कि सेमीकंडक्टर क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज़ होगा, जो अब सबसे डिसरप्टिव है, जिसमें मैं भी अटैच्ड हूँ, उसके काफ़ी भंडार रशिया और यूक्रेन में पाए जाते हैं, $450 बिलियन। तो अमेरिका अगर उसमें से 350 का भी ले ले, उसके बाद भी रिकंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट आएगी वो यूरोप और अमेरिका इनडायरेक्टली बेयर करना पड़ेगा। लेकिन फ्रांस ने ये बोला है कि जो रशियन एसिड सीज्ड हैं, क्या हम उसे यूज़ कर सकते हैं, जिस पे अभी तक कोई ग्रीन लाइट नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ल्ड के ऊपर इकोनॉमिकल डेप्ट आएगा जब यूक्रेन रिकंस्ट्रक्ट होगा। हम हेल्थ की तो बात ही नहीं कर रहे, जो ह्यूमन लाइफ्स लॉस्ट हुई हैं वो तो अनरिपेयरेबल है, जो कि लॉस ऑफ लिम्ब हुआ है वो अलग दुनिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिकली भी ये फॉलो करना पड़ेगा कि इस वॉर का एक दिन एज ऑफ टुडे $1 बिलियन कॉस्ट करता है, 1 बिलियन विद अ बी। तो ये वॉर बिल्कुल बंद होनी चाहिए। दोनों साइड पे सेम रिलीजन के लोग हैं, सेम कल्चरल वैल्यूज़ के लोग हैं। ये निगोशिएटेड हो सकती थी बहुत जल्दी, बिल्कुल ट्रंप सही बोल रहे हैं, एक अच्छा निगोशिएटर होता तो इस वॉर को रोक देता, और एक अच्छा लीडर एट द एंड ऑफ द डे ईगोज और नेटो की मेंबरशिप की जगह पूरा रिस्क असेसमेंट करके डिसीजन लेता। जैसे डॉक्टर भरई ने भी बोला कि क्या हम लड़ सकते हैं, कब तक हम लड़ सकते हैं, कितनी और जाने जाएंगी, कितनी और बुलेट्स फ्लाई करेंगे, जो ट्रंप बात कर रहे हैं, ये ज़ेलेंस्की को करना चाहिए। लेकिन वो लग रहा है कि वो इस टाइम वॉर को रोकने के मूड में है ही नहीं सीरियसली। यही ट्रंप ने पॉइंट आउट किया, आप जाइए और जब आप पूरे उस स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे तब आइए, क्योंकि हम इसको रोकना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यूएस इज सेंडिंग अ वेरी क्लियर मैसेज, गॉन आर द डेज जब हम इनएफिशिएंटली गवर्नमेंट रन कर रहे थे, या हम पानी की जैसा पैसा बहा रहे थे टैक्स पेयर्स का। अब डोज आ चुका है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, हर डिपार्टमेंट हर वेन्यू के अंदर एक डॉलर की आपको अकाउंटेबिलिटी जो टैक्स पेयर को देनी पड़ेगी वो दी जा रही है। और ये लॉस ऑफ लाइफ होता है वॉर के, कोई कंस्ट्रक्टिव एफर्ट नहीं है। तो जितनी जल्दी ये खत्म हो उतना ही पूरे वर्ल्ड पीस के लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भी इसमें बहुत बड़ा रोल होपफुली प्ले कर सकें, ताकि ये पीस जल्दी आ सके। डॉक्टर जाकिर साहब, देखिए, एक बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जिसकी ताकत उसकी सत्ता। ज़ेलेंस्की के इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई है। कल ऐसा ना हो कि फिर हम चाइना ने जो कब्ज़ा कर लिया है हमारा, तो फिर जो ये कहा जाए कि चाइना ने जो ले लिया उस पर आप सीज़ फायर कर लीजिए। तो एक 70 साल का 1945 से जो सिस्टम बना हुआ था उसको ट्रंप ने चैलेंज किया है, और उसका एक ही गोल है कि अमेरिका फर्स्ट, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। करेक्ट। क्या दुनिया के पूरे सिस्टम को हिला के उसको ख़त्म करके कमज़ोर देशों को जो उसको ख़त्म करने के बाद फिर नया सिस्टम बनाया जाएगा? आप बोल सकते मैं 30 सेकंड्स के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, सिस्टम्स आर देयर टू इम्प्रूव। अगर कुछ सिस्टम्स में खामियां हैं जो कि वर्ल्ड ऑर्डर को रीस्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट लेती हैं, तो वो करना ही पड़ेगा। आज की डेट में एआई बहुत डिसरप्टिव है, आपको नहीं, वो सब कर रहे हैं। दुनिया में सारे लोग एआई के ऊपर फोकस किए हुए हैं। नंबर एक, ये मुझे तो यही सही लग रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिस तरीके से जर्मनी को दबा के जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की गई थी, और उसका खमियाजा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भुगतना पड़ा पूरी दुनिया को, तो आज जो है यूरोप और यूक्रेन कमज़ोर लग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरा यूरोप खड़ा हुआ है इस मसले में, एक्सेप्ट हंगरी के विक्टर ऑर्बान ने, जिसे ने ट्रंप को सपोर्ट किया है, तो ये वार ख़त्म नहीं होगी। आने वाले 20 साल में फिर एक बड़ी वार होगी। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका पुतिन और शी जिनपिंग में दरार पड़े। ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि अगर हम एक दूसरे से हटे तो अमेरिका एक दूसरे को एक एक करके ख़त्म करेगा। लेकिन तो एक नया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहा है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और इस्टेब्लिश रूल्स जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं, नए मापदंड आ रहे हैं। इस पे पूरी दुनिया को बैठ के सोचना चाहिए। मैं जानता हूं कि याल्टा 2 तरीके के, अब तो आमने सामने है बल्कि। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हर बारी डिसरप्शन खराब नहीं होता, और वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रिफॉर्म्स, बात उसकी नहीं है, बात 20% जो है उसकी टेरिटरी को कब्जा कर लिया है। एक बात बोलना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता वार इंपोज किया है पुतिन ने। मुझे नहीं लगता कि हमारे अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा ना दे अमेरिका। सुनिए, एक मिनट सुनिए। टैक्स पेयर का पैसा वर्ल्ड के पुलिसमैन बनने की जरूरत है, जो ट्रंप ने बोल चुका है। जहां पे जरूरत है वहां पे जरूरत है। अब आपके पास जब पैसा नहीं तो पीछे हट रहे हैं, जब पैसा होता है तो आप दुनिया के ऊपर जो है लड़ाई लाद देते हैं। वहीं पर जो है मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहां पे 48,000 बच्चे लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन जहां पे आपको लगता है आपका फायदा है वहां पे आप बोलेंगे।
एक बात है, एक कोई फेयर ऑर्डर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ठीक है हम डील कर लेते हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी की भी तो कुछ गारंटी दीजिए आप। देखिए कोई गारंटी नहीं दे रहे, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी। अगर हम भी होते ज़ेलेंस्की के साथ यही कहते कि हाँ ठीक है डील हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टेरिटरी हमारी कंट्री के लिए एक डील हो ताकि फर्दर जो है रशिया एक्सपेंशन ना करने पाए। ऐसा कहा जाता है कि यूक्रेन के बाद जो है जॉर्जिया पे रशिया की नज़र लगी हुई अगर है। मैं 1 मिनट, तो क्या ये बैकयार्ड में जो है रशिया चाहता है फिर से जो है पुरानी चीजें आ जाएं और उसमें खत्म हो जाए? जल्दी से आप कंप्लीट करें फिर मैं बाकी आपने 4 से 5 पॉइंट एक साथ मिक्स कर दिए, पर जस्ट टू क्लैरिफाई, नहीं, ट्रम्प मतलब एक बात सेकंड ये मेरे को country की sovereignty होती है, एक my मिनट, dear। ट्रम्प इज ट्राइंग टू स्टॉप वर्ल्ड वॉर। बस फैलिए का सिस्टम खत्म कर दीजिए। आप अगर मुझे बोलने दें, ट्रम्प इज ट्राइंग टू स्टॉप वर्ल्ड वॉर। Not he is not trying to stop, but he trying to Period. fish in the war. पीरियड वो he is trying to fish in the war. मैं वार आपसे- नहीं खत्म कर रहे हैं मैं वो। आपसे- वार तो खत्म होती दोनों आदमी को बैठाल के एक साथ बात करते। लेकिन अगर एक आदमी उस एटीट्यूड से आ रहा है कि हमेशा आस्किंग फॉर इक्विपमेंट टू कंटिन्यू द वॉर, नहीं आपने क्यों अश्योर हमको- किया था शुरू में, बाद में आप पीछे हट इस गए। टाइम डिफरेंट No, 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 no. I don't believe like this. Okay. If you are a superpower, if you were a superpower and you ensure something, Super- you should deliver. अदरवाइज इस तरीके से बुला के इस तरीके से उसको बेइज्जत करना मुझे बिल्कुल गलत लगा है। हमारे साथ अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरीके से कुछ होती नहीं वो तो तो मतलब एक गलत बात है। बात डिप्लोमेसी की अलग होती है। डिप्लोमेसी सर, जब उनकी बात डिप्लोमेसी सुनिए। से हट के वार रूम पे चली गई। डॉक्टर धीरज कोल, मैं 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं 3 पॉइंट क्लियर करता हूं। जल्दी, जल्दी। पहले मुझे डिस्टर्ब ना करिए। नंबर 1, ट्रम्प की प्रायोरिटी है वॉर्स रुके। नंबर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। दोनों मिडिल ईस्ट में भी वो काम कर रहा है, इधर भी कर रहा है। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी फॉर टैक्स पेयर्स मनी। नंबर 3, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रीस्ट्रक्चर करना, ये उसने पहले बोल चुका है। नंबर 4, नेटो के जो कंट्रीज हैं जिनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें जो हमारा कॉस्ट आता है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी देना। नंबर 5, अमेरिका को ग्रोथ के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई के अंदर जो रिसोर्सेज चाहिए एज अ सोवरेन कंट्री, अगर हम निगोशिएट करके 1 सेकंड ले सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का उससे बेनिफिट हो। आप मेरी बात खत्म होने दीजिए। अमेरिका लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ इनोवेट करता है और पूरे वर्ल्ड को फायदा होता है। तो हम, वी आर नॉट अ कंट्री विच इज प्रोवोकिंग वॉर्स। वार नहीं कर रही ये। मिडिल ईस्ट में जो है गाजा को ले लो, वहां पे रेवेरा बना दो। सर आप पुरानी बात वो चलिए मतलब- मेरे पास मैं माफी चाहता हूँ जी, डॉक्टर मतलब जाकिर साहब और एक धीरज वार कोल जी। रोकने के मेरे लिए पास वार वक्त में इतना ही था। I disagree with you. You have all rights. मैं सवाल और पूछना चाहता था डॉक्टर भरत बरई से, सज्जनहार साहब से और प्रमीत सर से, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो कल हुआ और जो दुनिया से प्रतिक्रिया आ रही है वो एक अलग दिशा में। आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसका असर क्या होता है, देखना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मुकाबला में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे।